तो दो डिस्क हैं ए और बी जो कि कोएक्सियली माउंटेड कर रखी है, यानी कि सेंटर से मैंने इसको माउंट कर रखा है ऑन अ वर्टिकल एक्सल। द डिस्क हैज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ए डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और बी डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई ले रहा हूँ मैं। अबाउट द कॉमन एक्सिस, disk A is imparted an angular velocity 2 omega using a center's potential energy of a spring। तो मैंने एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी उसको मैंने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करा और जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी आई वो 2 ओमेगा आ गई। और डिस्क बी पे जो मैंने एंगुलर वेलोसिटी इम्पार्ट करी ओमेगा, ठीक है, सेम स्प्रिंग है, यानी कि स्प्रिंग कॉन्सेप्ट सेम है, बस यहाँ का इस पे जो कंप्रेशन था वो x1 था और इस पे जो कंप्रेशन है वो x2 है। बोथ द डिस्क रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेरे को x1 बाई x2 चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए वो कितनी है, आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड, यानी कि 2 आई ओमेगा स्क्वायर्ड के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितनी है, हाफ, एक्चुअली हाफ इंटू 2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर्ड, यानी कि आई ओमेगा स्क्वायर्ड। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ऑफ सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कहां से मिली मेरे को, ये है हाफ सॉरी के एक्स स्क्वायर्ड के इक्वल, हाफ के एक्स स्क्वायर्ड, हाँ हाफ के एक्स वन स्क्वायर्ड, और ये किसके इक्वल है, हाफ के एक्स टू स्क्वायर्ड के इक्वल। अब एक्स वन अपॉन एक्स टू आप निकाल सकते हैं, एक्स वन अपॉन एक्स टू क्या आ जाएगा आपका, √2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला पार्ट इसका क्वेश्चन का। अगला पार्ट क्या कह रहा है कि when the disk B is brought in contact with the disk A, तो अब मैंने डिस्क B को जो है कांटेक्ट में ले आया डिस्क A के साथ, दोनों को चिपका दिया। दे एक्वायर अ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम t, तो उन लोगों को टाइम t लगा दोनों को एंगुलर वेलोसिटी अपने कॉमन करने में। द एवरेज फ्रिक्शन फोर्स, तो मेरे को एवरेज फ्रिक्शन फोर्स दिखाना है जो लग रहा होगा इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम कॉमन एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है। यानी कि पहले इसका मोमेंटम क्या है, आई, देखिए आई इंटू 2 ओमेगा और 2 आई इंटू, ठीक है, आई वाले जो डिस्क है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी वो 2 ओमेगा दे रखी है, और डिस्क बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आई और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, यानी कि टोटल क्या हो गया, आई इंटू आई ओमेगा प्लस 2 आई इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू, एंड में इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा आपका ऐड 3 आई ओमेगा डैश। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, 4 आई ओमेगा इज इक्वल टू 3 आई ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश की वैल्यू आपके आ गई 4/3 ओमेगा के, ठीक है। ये इसकी कॉमन एंगुलर वेलोसिटी है। तो नेट टॉर्क कितना लग रहा होगा, नेट टॉर्क जो लग रहा होगा वो आप देख सकते हैं, अल्फा क्या हो जाएगा, टॉर्क बाई आई के इक्वल, ठीक है। तो ओमेगा फाइनल जो कि है 4/3 ओमेगा इक्वल्स ओमेगा प्लस अल्फा टी, यानी कि टॉर्क डिवाइडेड बाई आई इंटू टी। ओके, यहाँ से मेरे को टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी ओमेगा/3 इंटू आई बाई टी, ये है टाइम की वैल्यू, सॉरी ये है टाइम की थोड़ी ना, टॉर्क की वैल्यू आ गई है। ओके, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोसेस, अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, ये भी इजी है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है पहले हाफ आई 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ 2 आई ओमेगा स्क्वायर, और आफ्टर कितनी है, हाफ इंटू सॉरी आफ्टर बन जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी हाफ आई, कितना हो गया 3 आई इंटू ओमेगा डैश स्क्वायर, यानी कि 16/9 ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये देखिए ये आपका बन जाएगा 2, यानी कि 3 आई ओमेगा स्क्वायर माइनस ये आपका बन जाएगा कुछ, ये देखिए 3 और ये 8/3 ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये बन जाएगा जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो बन गई आपकी आई ओमेगा स्क्वायर बाई 3 के इक्वल, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, थर्ड पार्ट का आंसर। इस क्वेश्चन में हमें दो डिस्क दी गई हैं जिसे हम एक एक्सियल के अलोंग रख रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों कोएक्सियल हैं।
अब उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। अब डिस्क ए को क्या कहते हैं, हम एक एंगुलर वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक है, और डिस्क बी को भी कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे रहे हैं, और फिर कहा जा रहा है कि डिस्क बी को हम डिस्क ए के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं और वो दोनों कुछ टाइम टी के बाद एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं। तो इस टाइम टी के दौरान लगने वाले फ्रिक्शनल टॉर्क का हमें वैल्यू बताना है। तो इसके लिए पहले हम एक रफ सा डायग्राम कुछ बना लेते हैं। ये हमारा एक्सेल हुआ, ये हमारा एक डिस्क, सपोज ये डिस्क ए है और ये डिस्क बी है। अब ए जो है 2 ओमेगा से हम घुमा रहे हैं और बी ओमेगा से घुमा रहे हैं, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इन दोनों को आपस में कांटेक्ट कराते हैं तो क्या होगा, अगर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, अब ये दोनों क्या है, एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा डैश से मूव करने लगते हैं। तो हमें ये ओमेगा डैश पहले फाइंड करनी होगी और इसी से हम टॉर्क भी फाइंड कर सकते हैं। टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो आप जानते हो टॉर्क क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो पहले हमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा और टाइम टी जो है वो हमें टी दिया हुआ है। तो ये टॉर्क जो है ये फ्रिक्शन का टॉर्क है, यानी फ्रिक्शन जो है इन दोनों पे एक्ट कर रहा होगा और ये फ्रिक्शन जो है हमारा वो इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो अगर इस पे इस डायरेक्शन में वो एक्ट करता है तो इस पे ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये इंटरनल फोर्स है, ठीक है। इसके कारण कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा और सिस्टम का जो है वो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। पर एक इंडिविजुअली आप अगर इसका देखो तो चूंकि एक फ्रिक्शन का टॉर्क लग रहा है तो इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्क्स हैं, उनका जो एंगुलर मोमेंटम वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे जो फ्रिक्शन एक्ट करा होगा उस पर वही फ्रिक्शन एक्ट करा होगा, वही टॉर्क एक्ट करा होगा, तो किसी एक का हम फ्रिक्शन टॉर्क निकालते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमें फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर की गई है वो निकालनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम निकालेंगे। तो इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम था वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। इनिशियली क्या था, आई ऑफ डिस्क के इंटू ओमेगा ऑफ डिस्क के वो था 2 ओमेगा प्लस आई ऑफ डिस्क बी इंटू ओमेगा ऑफ डिस्क बी वो था ओमेगा। अब एल एफ क्या हो गया, आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी, ये हो गया कुछ ओमेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा डैश, ठीक। आई ए क्या हो गया हमारा, आई, ये 2 ओमेगा, ये आई बी हो गया 2 आई ओमेगा इज इक्वल टू 3 आई ओमेगा डैश। यहाँ से ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ गई, 4 ओमेगा बाई 3। तो एक पर्टिकुलर डिस्क के लिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा एल एफ माइनस एल आई, और एल एफ क्या हो जाएगा, आई, सपोज बी के लिए निकाल रहे हैं तो आई बी डब्ल्यू डैश माइनस आई बी डब्ल्यू, ये कितना था 2 आई इंटू 4 ओमेगा बाई 3 माइनस 2 आई इंटू ओमेगा। इससे वैल्यू क्या आ गई 8 ओमेगा आई बाई 3 माइनस 2 आई ओमेगा। इससे क्या आ गई 2 आई ओमेगा बाई 3, यानी डेल्टा एल हमारा कितना हो गया टाइम टी में 2 आई ओमेगा बाई 3। और टॉर्क निकालना है तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी टी दिया हुआ है तो आंसर हो गया हमारा 2 आई ओमेगा बाई 3 टी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दिया गया है जिसका मास और रेडियस हमें पता है, ठीक है। इस डिस्क को हम एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स के लॉन्ग इस डिस्क पे 3 सिमिल्टेनियस फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इन फोर्सेस के लगाने के 1 सेकेंड बाद डिस्क की एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड निकालने के लिए, जैसे ओमेगा फाइनल निकालने के लिए ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है। यहाँ पे टी 1 सेकेंड हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल
0 क्योंकि शुरुआत में ये रेस्ट पे है, तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। ठीक है, अब अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा के लिए हमारे पास टॉर्क इक्वेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। ठीक है, अगर ओ के अबाउट देखें, उस एक्सिस के अबाउट जो ओ के थ्रू जा रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डिस्क का आई कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये अल्फ़ा। ठीक है, अब टॉर्क हमें निकालना है, तो टॉर्क इस फोर्स और इस फोर्स का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो सिमेट्रिकल हैं, तो अगर हम किसी एक का टॉर्क निकालें इंटू 3 कर दें तो हमें सिस्टम पे लगने वाला टोटल टॉर्क देगा। ठीक है, साथ में अगर ये टॉर्क की मैग्नीट्यूड सेम है तो आप देख सकते हो डायरेक्शन भी सेम है। अगर ये हमारा इस फोर्स एफ के लिए हम देख रहे हैं तो ये हमारा आर का डायरेक्शन हो गया, आर क्रॉस एफ हमारा टॉर्क हो गया, तो वो इस केस में पॉजिटिव जेड की ओर आएगा, इस केस में भी पॉजिटिव जेड की ओर आएगा वो, और इस केस में भी पॉजिटिव जेड की ओर आएगा। ठीक है, तो हमें बस एडिशन करना है। ठीक, तो टॉर्क निकालने के लिए हमें आर फाइंड करना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा सर्कल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये हमारा रेडियस है। ठीक है, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, तो ये लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, आप देख सकते हो कि अगर ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये उसका सेंट्रॉइड है, तो ये जो है उसको बाइसेक्ट करेगा, ये लाइन इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरे की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये साइड का वैल्यू x है तो इस साइड का हो जाएगा x कॉस दिस एंगल अल्फा से, अल्फा यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी x कॉस 60 डिग्री वो हो जाएगा x बाई 2। ठीक है, और अगर फोर्स हमारा ऐसे लग रहा था तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स बाई 2 हमारा टॉर्क हो गया। ठीक है, x की जगह हम यहाँ पे रेडियस पुट करेंगे डिस्क का, वो कितना r है बाई 2। अब टोटल टॉर्क कितना है, तो 3f r बाई 2, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा, और इधर हो जाएगा LHS में 3f r बाई 2 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा। इससे हम देखेंगे ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, एक r भी हमारा कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 3f बाई कैपिटल एम आर। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू एफ की वैल्यू कितनी थी, एफ की वैल्यू थी 0.5 न्यूटन, यहाँ पे हम 0.5 न्यूटन पुट करेंगे, मास था हमारा 1.5 kg और रेडियस 0.5 मीटर। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे हमने देखा कि फाइनल जो ओमेगा होगा उसका मैग्नीट्यूड एंगुलर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, जो कि हमारा 2 है, तो ओमेगा फाइनल कितना हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड, तो आंसर हमारा कितना हो गया 2। Hello everyone. So the question is, a rod of weight W is supported by two parallel knife edge A and B and is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance D from each other. The center of mass of the rod is at distance x from A. The normal reaction on A is and on B is. So we have to find the normal value of normal reaction. As it is given in the question that this is the edge A and this is the edge B. Their distance means distance from A to B is D, and from A to center of mass is x. So from center of mass to B the distance will be D minus x, and these are our normals n1 and n2. So now let's proceed with the solution.
So N1 is normal reaction on A, normal reaction on A, and N2 is normal reaction on B. So, and W is the weight of the rod. So W is equal to weight of the rod. So in vertical equilibrium, N1 plus N2 will be equal to W. So in vertical equilibrium, N1 plus N2 will be equal to W. And we know that to torque balance about center of mass of rod. So torque balance about center of mass of the rod. So which means that N1x will be equal to N2d minus x. So now we will put the value of N2 in equation 1. Suppose this is our equation 1. So value, let me write this also, putting value of N2 from equation 1. So N1x will be equal to what will the value of N2 will be? W minus N1 by into D minus X. So N1x equal to WD minus WX minus N1D minus plus N1x. So value of N1D will be equal to WD minus X, or N1 will be equal to WD minus X by D. So this is the value of N1. Similarly, we will find the value for N2. Similarly, for N2, we will derive the equation of N1 from equation 1. So N1x equal to N2d minus x, putting value of value of N1 from equation 1. So N1 will become W minus N2 x equal to N2d minus x. So Wx minus N2x equal to N2d minus N2x. So Wx equal to N2d, or value of N2 will be equal to Wx by d. So N1 is equal to this, and value of N1 is equal to W d minus x by d. So these are our answer. Thank you. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है
कि एक मास m का क्यूब है जिसकी साइड लेंथ a है। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस क्यूब के बेस से 3a/4 की डिस्टेंस पे एक फोर्स F लगा रहे हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, वो F की मिनिमम वैल्यू जिसके कारण ये हमारा जो क्यूब है वो इस पॉइंट, यानी कि ये जो एज हमारा पेपर के बियॉन्ड एक्सटेंड कर रहा होगा, ये वाला एज, उसके अबाउट ये रोटेट कर जाए, ठीक है। तो शुरुआत में हम F की कोई बहुत स्मॉल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर F इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो शुरुआत में हम लिखते हैं F इज इक्वल टू F, और नॉर्मल अपवर्ड्स लग रहा है वो mg को बैलेंस करेगा, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू mg। पर अगर रोटेट नहीं करे उसके लिए हमें टॉर्क भी बैलेंस करना होगा। तो अब अगर हम O के अबाउट देखें यहाँ पे, तो F जो है वो इस क्यूब को इस डायरेक्शन में घुमा रहा होगा, ठीक है, या घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। फ्रिक्शन भी जो है वो भी F इस जो हमारा क्यूब है उसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एज सच कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मल का अब देखोगे तो लाइन ऑफ एक्शन इस सेंटर के थ्रू है। तो अब होगा क्या कि ये नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। नॉर्मल की वैल्यू फिक्स है, तो उसको टॉर्क बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारी एक्सिस है इससे कुछ डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, ठीक है। तो अगर f हमारा फिक्स है और हमें टॉर्क बढ़ाते रहना पड़ता है, जैसे जैसे हम अगर f बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये r बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चूंकि n की वैल्यू फिक्स है तो ये फोर्स की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो टॉर्क अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें r को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो अब जैसे जैसे अब f की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये फ्रिक्शन बढ़ेगा, और ये हमारा ये जो नेट टॉर्क इस डायरेक्शन में था वो भी बढ़ने लगेगा। तो इस डायरेक्शन में टॉर्क के लिए हमें नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट होना पड़ेगा। तो नॉर्मल इधर शिफ्ट होता जाएगा। अब कब तक शिफ्ट होगा, जब तक कि वो इस पॉइंट पे ना आ जाए, क्योंकि नॉर्मल सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक रह सकता है। तो यहाँ पे जब आएगा उसके बाद बैलेंस हो जाएगा। उसका तब आप हल्का सा भी अगर f बढ़ाओगे तो ये क्यूब जो है वो इसके बाद रोटेट कर जाएगा। तो यानी हमें इस केस पे अब इक्वेशन लिखना है जब नॉर्मल इस पॉइंट पे हो। तो अब हम वो कैसे लिखेंगे, तो हम देख लेते हैं। अगर ये हमारा क्यूब था, इधर mg लग रहा था, अब इस पॉइंट पे जो है हमारा नॉर्मल अब लग रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमारा फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे, और फोर्स F कहाँ लग रहा था, तो वो इधर 3a/4 की डिस्टेंस पे लग रहा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम O की अबाउट नहीं देख के हम P के अबाउट देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। तो अभी हमने कहा कि तो वो तब रोटेट करने लगेगा जब F की वैल्यू जस्ट उससे ज़्यादा हो जाए, जब तक कि नॉर्मल बैलेंस्ड कर रहा था उससे बस ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखें तो P के अबाउट अगर हम लिख रहे हैं तो F मान लीजिए F का क्या होगा हमारा टॉर्क, F इंटू 3a/4, क्योंकि F का लाइन ऑफ एक्शन ये है और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा P से क्या है 3a/4। तो F इज इक्वल टू 3a/4। ये ऑब्जेक्ट को इस तरफ रोटेट कराने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। इसको बैलेंस कौन करेगा, तो यहाँ पे mg बैलेंस करेगा। F इज इक्वल टू mg, और इसको हम क्या लिखेंगे, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg है और ये हमारा क्या है a/2 डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा a/2। ये किधर रोटेट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg a/2 इंटू 4/3a, ठीक है। तो ये हमारा वो f आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम बस RHS सॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2mg/3, यानी f की ये मिनिमम वैल्यू है जिसके आगे अगर f गया तो ये जो हमारा क्यूब है वो इस पॉइंट P के अबाउट रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा f इज इक्वल टू 2mg/3। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगुलर प्लेट दिया गया है जो कि यूनिफॉर्म थिकनेस और डेंसिटी का है।
अब इसे हम दो एक्सिस के अबाउट सेपरेट केसेस में रोटेट करवाते हैं। पहले केस में ए के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, वो एक्सिस जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ए के थ्रू जा रही है। दूसरे केस में बी के थ्रू जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में हमें बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होगा या दोनों में सेम रहेगा। साथ में यह है कि फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है वो ए बी जो हमारा साइड है उसके परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट पे लग रहा है, यानी ये a/2 है, ये भी a/2 है, ठीक है। तो चूंकि ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में पहले एजर्शन है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस विल बी द सेम। हमें देखना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो शुरुआत में टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ से हमारा क्या आ गया, टॉर्क बाई आई। अब आप इस पॉइंट ए के अबाउट देखो तो टॉर्क क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो कितना लग रहा है, अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू a/2, ठीक है। क्योंकि ये मोमेंट जो है इस टॉर्क का वो कितना है, a/2 बाई इनर्शिया अबाउट ए, इसको हम a लिखते हैं, ठीक है। ये a के केस में, और अल्फा b के केस में क्या है, f, और ये भी मोमेंट कितना है, a/2, टॉर्क इस डायरेक्शन में लगता है। तो आप देखो कि दोनों में टॉर्क की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, f a/2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया i भी। तो अगर सेम होगा एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों केसेस में तो i को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा सेम है, दैट इज टॉर्क हमारा सेम है, तो i को भी सेम होना पड़ेगा अगर दोनों एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है। तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कितने कितने मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं इन दोनों एक्सिस के अबाउट। तो पहले हम IA निकालते हैं, IA, ठीक है। तो IA के लिए देखते हैं हमारा सिस्टम क्या दिया हुआ है। ये हमारा एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है। इसका सपोज मास m है, और फॉर मतलब ईज के लिए, कंफर्ट के लिए हम मानते हैं कि इसका दोनों साइड सेम है, दैट इज AA लेंथ का है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी प्लेट लेते हैं जो कि इससे ऐसे अटैच्ड है और ये आइडेंटिकल है, इसका भी मास m होगा। आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है एक अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब ये जो पॉइंट है और ये जो एक्सिस ए के थ्रू प्लेन के परपेंडिकुलर गई है उसके अबाउट दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो हम अगर बोलें कि ये I1 है और ये I2 है तो हम क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है। अब हमें IA निकालना है, ठीक है। तो IA क्या होगा, I2 होगा, पर चूंकि I1 इज इक्वल टू I2 है तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये पूरे जो सिस्टम बना दो ट्रायंगुलर प्लेट से, इनफैक्ट ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA के अबाउट क्या होगा, उसको हम I' बोलते हैं, वो क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। अब दोनों इक्वल हैं तो ये क्या 2I2 हो जाएगा, और I2 यहाँ से क्या आ जाएगी, IA'/2, ठीक है। तो इसके अबाउट हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक्सिस इसके पैरेलल लेंगे, ठीक है, और सेंटर पे लेंगे। तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं D', ठीक है। तो आप देखोगे ID' की वैल्यू क्या होती है, ये हमें पता है कितनी होती है, ये होती है मास ऑफ स्क्वायर प्लेट इनटू साइड लेंथ स्क्वायर्ड बाय 6। यहाँ पे मास कितना है 2m, साइड लेंथ a इसका स्क्वायर बाय 6, ये कितना आ जाएगा ma स्क्वायर बाय 3। तो IDD' हो गया। अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या हो जाएगा, IA हमारा हो जाएगा IA' हमारा हो जाएगा IDD' प्लस मास जो कि 2m है अभी, इंटू
ये डिस्टेंस इसका स्क्वायर, ये कितना है हमारा, तो ये डायगोनल का आधा है, डायगोनल कितना है तो √2a, तो √2a बाई 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाई 2, ये कितना हमारा आ गया ma स्क्वायर बाई 3 प्लस ma स्क्वायर, तो ia डैश की वैल्यू इधर पुट कर दें तो i2 कितना आ जाएगा 4ma स्क्वायर बाई 6, ये कितना आ गया ma स्क्वायर इंटू 2/3, ये हमारा i2 आ गया। ओके तो i a हमारा i2 के बराबर था, वो कितना था 2ma स्क्वायर बाई 3। अब b के लिए निकालते हैं, तो b के लिए आप देख सकते हो b हमारा यहाँ पे है और ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है, इसका मास m है, ये a हो गया, ये a हो गया, ये √2a हो गया। अब इसके बट निकालने हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि ऐसे हमारा इमेजिनरी 3 प्लेट्स और हैं, इनके भी साइड a हैं और ये साइड √2a और √2a है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल हैं, तो अगर इसका i1 हम माने, इसका i2, इसका i3, इसका i4, तो हम क्या लिखेंगे i यानी ये जो b है ना, ऐसा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट ib सपोज लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा ib डैश लिखते हैं क्योंकि ये मतलब ये स्क्वायर प्लेट जो बना हमारा उसका है और इसको हम ib बोल रहे हैं सिर्फ इसका, ठीक है, वो कितना i1 के बराबर है, ठीक है। तो ib डैश क्या हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4, अब ये चारों इक्वल ही हैं, ठीक है। तो ib डैश एक्चुअली क्या है, ये स्क्वायर प्लेट का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो स्क्वायर प्लेट जो बनी है हमारी उसका मास कितना है m इंटू 4m, ठीक है, और साइड लेंथ कितना है √2 है, तो ib डैश हम क्या लिखेंगे 4m इंटू √2a स्क्वायर्ड बाई 6, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये सिमेट्रिकल सी, तो ये चारों इक्वल होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4i1 के बराबर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4m इंटू 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 24i1, ठीक। अब हम इसको क्या लिखेंगे ma स्क्वायर बाई 3, ये हमारा i1 आ गया और यही ib था, ठीक। तो अब देख सकते हो कि i2 जो था यानी ia वो कितना था, ia वॉज 2ma स्क्वायर बाई 3, ib हमारा क्या आ गया ma स्क्वायर बाई 3, ठीक है। ia यानी ग्रेटर है ib से, और एंगुलर एक्सेलरेशन a के केस में क्या था टॉर्क बाई i, ठीक है, अल्फा b टॉर्क बाई ib। अब न्यूमरेटर सेम था और डिनोमिनेटर जो है वो अल्फा का बड़ा है, तो अल्फा ए जो है वो छोटा होगा यानी अल्फा ए लेस देन अल्फा बी, तो दोनों सेम नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स है। Hi, good morning. Let us move to the question. A rod of length L and mass m is hinged at a point O. A small bullet of mass m hits the rod with a velocity v. As shown in the figure, the bullet gets embedded in the rod. Calculate the angular velocity of the system just after the impact. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு ராட் கொடுத்துருக்காங்க வித் லென்த் எல் அண்ட் மாஸ் எம்ல, ஸோ அதை வந்து பாயிண்ட் ஓல வந்து ஹிஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அங்க ஒரு ஸ்மால் புல்லட்டை வந்து அந்த ராடை ஹிட் பண்ண வைக்கிறாங்க, அதோட மாஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க பிளஸ் அதோட வெலாசிட்டி. இப்படி ஹிட் பண்ண அந்த புல்லட் வந்து அந்த ராடோட எம்பெட் ஆகுது. அப்படி ஆகும்போது அதுல உள்ள ஆங்குலர் வெலாசிட்டி, ஜஸ்ட் அந்த கொலைட் ஆன செகண்ட் அந்த ஆங்குலர் வெலாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சொல்யூஷன் உள்ள போலாம் நம்ம. ஸோ
சொல்யூஷன். இப்போ என்ன அப்படின்னா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா angular momentum of the system about point O will remain conserved. So MVL is equal to I omega. I வந்து நமக்கு moment of inertia தெரியும். So இங்க I வந்து நமக்கு I வந்து என்ன அப்படின்னா small m L square plus 1/3 capital M L square. இதுதான் வந்து நமக்கு I ஓட வேல்யூ. ஸோ வந்து இங்க வந்து இந்த I ஓட வேல்யூவை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா small m L square plus 1/3 capital M L square into omega. நமக்கு வந்து இங்க என்ன தெரியணும் அப்படின்னா angular momentum omega தான் தெரியணும். ஸோ omega is equal to 3mv by L into 3m plus capital M. That's all. Thank you.